हाँ जी बच्चा पार्टी, all set, shall we start? So here I am back with the lecture number 74th on smart read vocab. As usual आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 74th में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर ईडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ जो कि है एस्च्यू। रेफरेंस क्या लिखा है एस्च्यू का? In alignment with this dominant discourse, the effort was usually to eschew the recognition of India's strides in art, literature, philosophy. अब यहाँ पे eschew के अलावा जो एक डिफिकल्ट वर्ड दिख रहा है जो पहली बार हो सकता है आप पढ़ रहे हो, वो है strides. Strides in art. Stride नाउन है और stride का मतलब होता है प्रोग्रेस। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में stride का मतलब होता है छलांग। जब आप छलांग ले रहे हैं तो वहाँ पे इन्फ्रेंस ये है कि आप उन्नति कर रहे हैं, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे एसयू की। एसयू का क्या मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे? डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग और एब्सटेन फ्रॉम, यानी सोच समझकर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करना रोकें, उसे अब यूज़ ना करें, अवॉइड करें, उसे बचें या परहेज करें, तो हम बोलते हैं आप उसको एसयू कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अब ये जो पर्सन है वो मना कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हो सकता है इनको कोई चीज़ खाने के लिए ऑफर की जा रही हो या करने के लिए बोला जा रहा हो एंड वो सिंपली एस्च्यू कर रहे हैं, नहीं वो मना कर रहे हैं, ही इज़ एब्सटेनिंग हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, और डिस्कस करते हैं इसको। एग्जाम्पल्स हमारे सामने 4 सेंटेंसेस देखते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत। द कंपनी डिसाइडेड टू एस्च्यू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मैथड्स इन फेवर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कंपनी ने डिसाइड किया ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मैथड्स अब वो इस्तेमाल नहीं करेंगे और क्या करेंगे? यूज़ डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, सो पीछे हटना किससे? ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मेथड से पीछे हटना, यानी उनको गिव अप कर देना, उनको अवॉइड करना, अब यूज़ नहीं करने। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल शी चोज टू एस्च्यू फास्ट फूड्स एंटायरली। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए उन्होंने पीछा छुड़ाया किससे? फास्ट फूड से। बिल्कुल सही है, त्याग दिया, बिल्कुल अब नहीं खाऊंगी। Third sentence, the author tends to eschew cliches in her writing to maintain originality. अब जो ऑथर हैं वो क्लीशेज से बच रही हैं, क्लीशेज से पीछे छुड़ा रही हैं या क्लीशेज को त्याग रही हैं कि अब मैं कभी भी अपने वर्क में क्लीशेज यूज़ नहीं करूँगी। अब ये क्लीशेज क्या होते हैं? अगेन नाउन है। क्लीशेज बेसिकली घिसे पटे डायलॉग्स, घिसी पटी लाइन्स आप सुनने को जैसे आपको मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है ना। तो इतना यूज़ हो चुका है, ये इतना बोला जा चुका है कि अब जब कोई ऐसे बोलता है तो कहते प्यार अंधा नहीं है, तू अंधा है। तो ये दिखाई नहीं दे रहा वो धोखा दे रहा है तेरे को या धोखा दे रही है तेरे को। सो लव इज़ ब्लाइंड या इसी तरीके के और जो फ्रेजेस हैं या फिर सेंटेंसेस हैं या डायलॉग्स हैं, ये सब अब क्लीशेज लगते हैं हमें, क्योंकि इतनी बार यूज़ हो गए हैं कि अब उनका इम्पैक्ट हमें नहीं दिखता। ठीक है, हमारी लाइफ में। सो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। He eschewed too much in alcohol, leading to severe deterioration of his health. इतना ज़्यादा एस्च्यू करिए ना, ये बिल्कुल गलत है। एस्च्यू का मतलब तो ये हो गया एब्सटेन किया ना, उससे बचा, उसको त्याग दिया। सो ये सेंटेंस गलत है, कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो अवॉइड, शन, बचना, दूर रहना, उससे रिनाउंस, त्याग देना, कल ही डिस्कस किया हमने। रिजेक्ट सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो एम्ब्रेस, ये भी हमने कल डिस्कस किया। गले लगाना, अपनाना, इंडल्ज उसमें शामिल होना, एक्सेप्ट अपनाना अगेन। सो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है कॉग्निटिव। रेफरेंस, एट एन अर्ली एज सिंस स्कूल स्टूडेंट्स आर स्टिल डेवलपिंग देयर कॉग्निटिव एंड इमोशनल कैपेबिलिटीज, मीनिंग रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। कॉग्निटिव का क्या मतलब हुआ? यानी कि बुद्धि से संबंधित। एडजेक्टिव है कॉग्निटिव। रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचने समझने के जो प्रोसेस है उससे संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, यानी जब आप दिमाग लगाते हैं, तर्क शक्ति लगाते हैं, उससे संबंधित, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव। जब आपने देखा छोटे बच्चे, आई बिलीव 3 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें मोटर स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, कलर पहचानना, शेप्स पहचानना, और जो ऐसे टॉयज़ होते हैं जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं उनके पास, वो फिर उनको जोड़ते हैं, वो देखते हैं बेस कैसे बनेगा, फिर उसके ऊपर हम कितने
ब्लॉक्स बनाएं, कलरफुल ब्लॉक्स अलग अलग कैसे हम अलग अलग रोज़ में या कॉलम अलग अलग कैसे बनाएं। सो ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती हैं, है ना, मस्तिष्क का विकास करती हैं। मस्तिष्क में खास करके रीजनिंग वाली जो मस्तिष्क की जो कैपेबिलिटी है रीजनिंग लगाने की, थिंकिंग की, उसको बढ़ाती हैं ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई बच्चों के केस में, बच्चों के रेफरेंस में। अभी हम बात करते हैं और एग्जांपल्स हमारे सामने देखते हैं। कॉग्निटिव लोड इन ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। जब कोविड आया तो उस समय बच्चों के दिमाग पे लोड का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, कॉग्निटिव लोड की बात की जा रही है। देखते हैं क्या लिखा है। विद द शिफ्ट टू ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, many students in India experienced an increased cognitive load. The sudden transition to digital platforms required students to adapt quickly, leading to challenges in managing and processing information effectively. बिल्कुल सही बात है। कोविड-19 जब हुआ, लॉकडाउन लगा, तो स्कूल्स की तरफ से एक तरीके से मैंडेटरी हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। उससे पहले तक क्या हो रहा था, बच्चों को टैब्स नहीं दी जा रही थी, उनको स्क्रीन्स देखने के लिए पेरेंट्स खुद मना करते थे। तो बच्चों के दिमाग में कंडीशनिंग ये हुई कि नहीं, हमें स्क्रीन्स नहीं देखनी क्योंकि स्क्रीन्स पे टाइम बिताना ख़राब होता है। पेरेंट्स खुद ये भी बात समझाते आ रहे थे। अचानक से पेरेंट्स खुद बोलने लगे कि आपको बैठना है, बैठना है, बैठना है। तो हमारा जो बच्चों का जो कॉग्निटिव माइंड है या जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसा हो गया, अरे कैसे अडेप्ट करें। अभी तक तो ये सुनते आए कि ये देखना बुरा है ना, या इस पर टाइम बिताना बुरा है। मैं बात कर रहा हूँ छोटे बच्चों की। आप अगर टीनेजर्स हैं या एडल्ट्स हैं तो आपको समझ में आने लगता है, बट जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक चीज़ लर्न कर रहे हैं और फिर आप एकदम से उसको अनलर्न करने को बोलें तो ये उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो यहाँ पे कॉग्निटिव लोड उसी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर देम, है ना। कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन खास करके उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कोई बीमार व्यक्ति या कोई जो जेल का कोई कैदी जिसको आप रिहैब कर रहे होते हैं पूरी तरीके से, कि कोई बीमार है, जैसे कैंसर पेशेंट है, कैंसर भी नहीं, किसी का एक्सीडेंट हुआ बहुत ज़बरदस्त तरीके से और सोचने समझने की शक्ति उसकी ख़त्म हो गई हो, उसको रिहैब किया जाता है पूरा। इंजरी हो गई हो, कोई बहुत फैटल इंजरी हो गई हो, उससे वो बच के आया हो, उसको रिहैब किया जाता है, पूरा टाइम दिया जाता है, अगेन वहाँ पे टाइम बिताया जाता है उसके साथ, और हर तरीके से कोशिश ये होती है कि वापस से वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ पाए। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। अब माइंड के कॉन्टेक्स्ट में रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात हो रही है इन हेल्थ केयर। इंडियन हेल्थ केयर हैज़ सीन द राइज ऑफ कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। अब रिहैबिलिटेशन किस कॉन्टेक्स्ट में, कॉग्निटिव यानी कि दिमाग से संबंधित, मस्तिष्क की सोचने की शक्ति से संबंधित प्रोग्राम्स की बात हो रही है। पर्टिकुलरली फॉर स्ट्रोक सर्वाइवर्स जिनको दौरे पड़े हों और वो बच गए हों, उनके कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स की बात हो रही है। एंड इंडिविजुअल्स विद ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, बहुत बुरा उनका एक्सीडेंट हुआ और ब्रेन से संबंधित। These programs aim to restore cognitive functions such as memory, attention and problem solving. अब ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की बात हो रही है वो किस पे एम करते हैं, वो एम करते हैं रिस्टोर करने के लिए कॉग्निटिव फंक्शंस सच एज मेमोरी, अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वापस से जो इस प्रॉब्लम से गुजरे, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज से गुजरे या उनको फेस किया, वो लोग वापस से मेमोरी अपनी बिल्ड कर पाएँ, अटेंशन। अब क्या होता है, जब इंजरी हुई आप उनको आवाज़ लगा रहे हैं, वो सुन ही नहीं पा रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वापस से अटेंशन वो ग्रैब कर पाएँ या वो किसी को सुन पाएँ, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पाएँ वो। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोचने समझने की शक्ति वापस से डेवलप कर पाएँ, वो कहाँ पर होती है, रिहैबिलिटेशन हेल्थ केयर सेंटर्स में होती है। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो कॉग्निटिव यानी अगेन सोचने समझने की शक्ति मस्तिष्क के कॉन्टेक्स्ट में। सो आई होप आपको कॉग्निटिव का पूरी तरीके से कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो। डिस्कस करते हैं 4 सेंटेंसेस, क्या लिखा है देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज अ क्रूशियल एरिया ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी। बिल्कुल सही बात। बच्चों का मस्तिष्क का विकास किस हिसाब से होता है, वो कहाँ पे पढ़ा जाता है हमें, मतलब एक क्रूशियल एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, कहाँ, किस स्टडी का, साइकोलॉजी में। बिल्कुल सही सेंटेंस। हर कॉग्निटिव एबिलिटीज वर टेस्टेड ड्यूरिंग द इंटेंस पजल सॉल्विंग कॉम्पिटिशन। आप जो रीजनिंग में पजल सॉल्व करते हैं वहाँ पे भी कॉग्निटिव एबिलिटीज आपकी टेस्ट होती हैं। बिल्कुल सही सेंटेंस। हिज ग्रेट फिजिक बेयर्स एविडेंस ऑफ हिज कॉग्निटिव एबिलिटीज। फिजिक यानी बॉडी जो बिल्ट होती है बॉडी की, उसका कोई मस्तिष्क की एबिलिटी से कोई संबंध नहीं है। आई बिलीव ये सेंटेंस एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है ना, क्योंकि एब्सर्ड बॉडी का मस्तिष्क के कॉन्टेक्स्ट में
क्या रिलेशन है, मतलब जो बोला जा रहा है उसके हिसाब से बोला जा रहा है कि इनकी जो फिजिक अच्छी खासी जो फिजिक उन्होंने बनाई है वो उनकी कॉग्निटिव स्किल्स को प्रूव करता है. एविडेंस ऑफ हिज कॉग्निटिव एबिलिटीज. नो, गलत है सेंटेंस. द कॉग्निटिव प्रोसेसेस involved in learning a new language are complex. The cognitive processes involved in learning a new language are complex. बिल्कुल सही है. हमारा दिमाग किस हिसाब से एक नई लैंग्वेज को समझता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेसेस हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं समझने में. तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है. यानी बोला ये जा रहा है कि नई लैंग्वेज को समझने के लिए हमारा दिमाग किस हिसाब से प्रोसेस करता है चीज़ों को और किस हिसाब से समझता है, ये अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. सो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो पूरी तरीके से. सिनोनिम्स की बात करते हैं. इंटेलेक्चुअल, बुद्धि संबंधी, एनालिटिकल, रैशनल, लॉजिकल, सब आप ऑलरेडी जानते हैं सिनोनिम्स हैं इसके. एंड एंटोनिम्स इलॉजिकल, इरैशनल, नॉनसेंसिकल. नॉनसेंस यानी जिसमें बुद्धि ना हो. सो नॉनसेंसिकल जिसमें बुद्धि ना हो उसके संबंध में एडजेक्टिव के तौर पे आएगा. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. काफ़ी लंबा वर्ड है ये. कंपार्टमेंटलाइजेशन. कंपार्टमेंटलाइजेशन. ओके, एक वर्ड इसमें जो है वो काफ़ी इजी है. कंपार्टमेंट, यहीं से ब्रेक कर दें. कंपार्टमेंट क्या होते हैं? ट्रेन में कंपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स, अलग अलग कंपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके से डिफाइन होते हैं. S1, S2, S3 स्लीपर्स. और जो AC के होते हैं आई बिलीव ए से होते हैं, टीयर 2 या टीयर 3 वाले, A1, A2 ऐसे करके. सो कंपार्टमेंट यानी कि अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया. आपकी सीट उस कंपार्टमेंट में, आपकी सीट उस कंपार्टमेंट में. ठीक है, बांट दी. रेफरेंस पढ़ते हैं. देयरफॉर दे मस्ट राइटली एम्फसाइज नेशनल यूनिटी, नेशनल बिलोंगिंग एंड इंडियाज कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, मूविंग अवे फ्रॉम डिवाइसिव नैरेटिव्स एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन. ओके, डिवाइसिव नैरेटिव्स एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन. डिवाइसिव बांटने वाला और कंपार्टमेंटलाइजेशन भी बांटने से संबंधित है, नाउन के तौर पे यूज होगा. मीनिंग द डिवीजन ऑफ समथिंग इनटू सेक्शंस और कैटेगरीज. बांटना किसमें? सेक्शंस में या कैटेगरीज में अलग अलग कर दिया. पृथक्करण. हाँ जी. अब ये देखिए, कोई व्यक्ति है, उसने अपने लिए इस तरीके से नोट्स बना रखे हैं. ये इन्वेस्टमेंट्स का डिवीजन है. हो सकता है ये वेकेशन के लिए जो वो अपना पैसा जमा कर रहे हो उसका ब्यौरा हो इसमें. फिर आगे मेडिकल एक्सपेंसेस का हो. इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि क्या क्या मेरे लिए हर महीने के काम होते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से नोट्स बना रखे हैं इन्होंने, डिवाइड कर रखा है, कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रखा है. एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. कंपार्टमेंटलाइजेशन कैन हेल्प इंडिविजुअल्स मैनेज स्ट्रेस बाय सेपरेटिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ. बहुत सारे लोग अपने काम को घर पे नहीं लेके आते और अपने घर को काम यानी वर्क पे लेके नहीं जाते. कंपार्टमेंटलाइजेशन क्लियरली होता है कि मेरा काम और मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग हैं. ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है. She used compartmentalization to blend different musical genres into a cohesive album. No, क्योंकि अगर कंपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है तो ब्लेंड नहीं आएगा ना, मिक्स करने का कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा. ब्लेंड आते ही यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाता है कॉन्टेक्चुअली. इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ टास्क कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी. बिल्कुल सही है. बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आपने बांट दिए हैं काम, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सबके काम सबको असाइंड हैं, सो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है डेफिनेटली. सेंटेंस सही है. इन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स compartmentalization is essential to ensure that each team focuses on its specific task. जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया वही बात और आगे यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है. कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, छोटे छोटे टास्क अगर आपने जो टीम्स हैं उनको अलग अलग टास्क दे दिए हैं तो बड़े प्रोजेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स भी ईजी वे में हो जाते हैं और हर टीम का अपना फोकस होता है स्पेसिफिक टास्क पे. सो बिल्कुल सही है. बंटवारा करना, ठीक है, बांट देना. चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स पे. सेग्रीगेशन पृथक्करण, डिवीजन, सेक्शनिंग, तीनों इजी हैं समझने में. एंटोनिम्स की बात करें तो इंटीग्रेशन यानी कि मिलाना एक में, यूनिफिकेशन अगेन एक की बात हो रही है, ब्लेंडिंग मिक्स करना, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड इज पेडागॉजिकल. पेडागॉजी क्या होती है? शिक्षा विज्ञान. हाँ, पेडागॉजी शिक्षा विज्ञान यानी कि जो टीचिंग होती है एक तरीके से, खासकर स्कूल टीचिंग की हम बात कर रहे हैं, स्कूल या जो
10th 12th इवन ग्रेजुएट लेवल तक की स्कूलिंग और सॉरी एक तरीके से जो कॉलेज का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें पढ़ाई किस तरीके से हो, उसमें क्या टीचिंग मेथड्स यूज़ हो, बच्चों के लेवल पे क्या टीचिंग मेथड्स यूज़ होंगे, क्या किस तरीके से इंटरेक्शन होना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग मिले वहाँ पे स्कूल में और वो ज़्यादा ग्रो कर पाए, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैक्सिमम हो। सो वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं? पेडागॉजी में। और यहाँ पे पेडागॉजिकल एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा, शिक्षा संबंधी। ठीक है, चलिए रेफरेंस पढ़ते हैं। देयर इज स्टिल मच टू बी डन टू डेवलप मीनिंगफुल पेडागॉजिकल प्रैक्टिस भी अभी आगे आएगा, सो वेट फॉर दैट। pedagogical practice that fosters healthy, creative and inquisitive thinking among our students. Foster यानी कि ये हम पहले किसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फोस्टर यानी बढ़ावा देना, डेवलप करना, और क्या फोस्टर करने की बात हो रही है? हेल्दी, क्रिएटिव एंड इनक्विजिटिव थिंकिंग। इनक्विजिटिव, क्यूरियस। इनक्विजिटिव माइंड कैसे होते हैं? जो क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं ये कैसे, ये हुआ तो कैसे हुआ, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, है ना। और हर बात जो उनको समझ में नहीं आती उसके लिए वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं। सो दे आर इनक्विजिटिव। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो इनक्विजिटिव माइंड्स वाले होते हैं, यानी हर समय उनको क्वेश्चन उनके दिमाग में भरे हुए होते हैं और उनके आंसर्स भी हमें करने चाहिए। ठीक है, अगर हम अच्छे टीचर्स हैं तो। सो हम बात कर रहे थे पेडागॉजिकल की। मीनिंग क्या है? रिलेटिंग टू द प्रैक्टिस एंड मेथड ऑफ टीचिंग और एजुकेशन। पेडागॉजिकल पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। ठीक है, शैक्षणिक। पेडागॉजिकल बिल्कुल सही है, शैक्षणिक वर्ड सही है इसके लिए हिंदी में। एग्जाम्पल्स: पेडागॉजिकल इनोवेशंस इन रूरल एजुकेशन। वेरियस NGOs एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स इन रूरल इंडिया have introduced innovative pedagogical methods to improve learning outcomes. For example, the use of interactive storytelling. यानी कि रूरल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए पेडागॉजिकल इनोवेशंस लाए जा रहे हैं अलग अलग NGOs द्वारा, जिसमें एक एग्जांपल के तौर पर दिया है कि इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग यूज़ की जा रही है। बच्चों को इस तरीके से कहानी सुनाई जा रही है कि किसी को शेर बना दिया, किसी को चीता बना दिया, किसी को लोमड़ी बना दिया, और बच्चों को ही कैरेक्टर बना के वहीं पे स्टोरी नैरेट की जाती है। जो ऑडियंस है वो भी देख पा रहे हैं, उनको भी मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं वो, और समझ भी रहे हैं, और जो प्ले कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। और कभी कभी डिजिटल क्लासरूम्स में भी मतलब डिजिटल क्लासरूम की हेल्प से भी बच्चों को समझाया जा रहा है, 3D एनिमेशंस वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग यूज़ की जा रही है, मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं नए नए, ताकि जो पेडागॉजी है वो इम्प्रूव हो। क्लियर है? पेडागॉजिकल ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। टीचर्स की भी पेडागॉजिकल ट्रेनिंग होती है। द गवर्नमेंट हैज़ launched various programs aimed at improving the pedagogical skills of teachers in India. For instance, the National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement. निष्ठा, हाँ जी, निष्ठा नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी कि वो और बेटर वे में कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को। अब हमारे सामने 4 सेंटेंसेस देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द टीचर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पेडागॉजिकल मेथड टू एंगेज स्टूडेंट्स इन क्रिटिकल थिंकिंग। एक नया मेथड टीचर ने इंट्रोड्यूस किया ताकि बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो और ज़्यादा एंगेज करें उसमें और सीखें ज़्यादा। बिल्कुल सही है। पेडागॉजिकल टेक्निक्स मस्ट अडेप्ट टू द डिजिटल एज टू एनहांस ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। पेडागॉजिकल टेक्निक्स में डिजिटल जो एज है उसके जो इनोवेशंस हैं उनको यूज़ करने की बात हो रही है, अडेप्ट करने की बात हो रही है उनको, ताकि ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा एनरिच हो जाए। बिल्कुल सही है। The educator's pedagogical philosophy emphasizes student-centered learning. अब कोई टीचर है, कोई एजुकेटर है, उनकी पेडागॉजिकल फिलॉसफी किस बात पे एम्फेसाइज करती है कि जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए? स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि बच्चे के हिसाब से, बच्चों के ऊपर फोकस करके उसके हिसाब से हमारी टेक्निक्स होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमारी पेडागॉजी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। His pedagogical expertise was evident in the way he designed the school curriculum. यानी जो स्कूल करिकुलम उन्होंने बनाया, डिज़ाइन किया, उससे उनकी पेडागॉजिकल एक्सपर्टीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है पेडागॉजी को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? सेंटेंस ये भी सही है। सो आई बिलीव ऑल सेंटेंसेज आर करेक्ट। यस, ऑल वर करेक्ट। यस, मूव करते हैं सिनोनिम्स वाले पार्ट पे। एजुकेशनल, एकेडमिक, स्कॉलरली, पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। एंटोनिम्स: नॉन एकेडमिक, रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल क्या होता है? मौज मस्ती। रिक्रिएशन, मौज मस्ती, फन वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं,
प्लेग्राउंड वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आती हैं। यहाँ पढ़ाई शिक्षा से संबंधित एक्टिविटीज़ आती हैं। तो ये सब वो सारे इंटरनिम्स हैं, ये सारे सिनोनिम्स हैं। चलिए वो करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने कहा था आपसे, रेफरेंस सिमिलर है। देयर इज स्टिल मच टू बी डन टू डेवलप मीनिंगफुल पेडागोजिकल प्रैक्टिस दैट फोस्टर्स हेल्दी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव थिंकिंग अमंग आवर स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस ग्रीक वर्ड है, आई बिलीव प्रैक्टिस वहीं से आया है, सीधा सीधा मतलब है प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, अमल। अमल यानी जो चीज़ आपने लर्न की थ्योरी में, अब आप उसको प्रैक्टिस में लेके आएँ, अमल में लेके आएँ। ठीक है, प्रैक्टिस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम थ्योरी, क्योंकि अलग होती है थ्योरी। आप अलग एक तरीके से टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसको जब आप अमल में लेके आते हैं, उस पर एक्चुअली काम करते हैं रियल सिनेरियो में, तो उसको बोला जाता है प्रैक्टिस, अभ्यास। एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। The Swachh Bharat Abhiyan Clean India Mission demonstrates the practice of public health and sanitation policies. बिल्कुल सही है। Practice in legal education. Law schools in India, such as the National Law Universities, emphasize the practice of legal education by incorporating moot courts and internships into their curriculum. Moot courts basically एक सेटअप होता है सिमुलेटेड वन, जिसमें हमारे जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनएलयूज़ हैं, वहाँ उससे एफिलेटेड जो जितने भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बच्चों को एक माहौल मिलता है कि वो बिल्कुल जैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग्स फॉलो की जाती हैं, कोर्ट में आर्बिट्रेशन फॉलो किया जाता है, उस तरीके से वो अपने कॉलेज में प्रैक्टिस कर पाएँ रियल सिनेरियो में, सिमुलेटेड वन में, रियल वन सिमुलेटेड वन में, यानी कि एक तरीके से मूट कोर्ट्स, नकली कोर्ट बना दिए जाते हैं, जहाँ पे वकील बन जाएंगे बच्चे, कोई जज बन जाएगा और बाकी लोग ऑडियंस बन जाते हैं, जनता बन जाती है, और कोई कन्विक्ट बन जाएगा। इस तरीके से पूरा जैसे कोर्ट में आपको देखने को मिलता है, उसी तरीके से वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस इन अर्बन प्लानिंग। द स्मार्ट सिटीज मिशन इन इंडिया एग्जाम्पलीफाइज द प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल सही है ये भी। स्मार्ट सिटीज़ का जो मिशन है इन इंडिया, जो हम देखते आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, वो एग्जाम्पलीफाई करता है प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस कहाँ पर? मॉडर्न अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स में। वहाँ पे हमें प्रैक्टिस देखने को मिलती है, जिस तरीके से गवर्नमेंट नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही है इस मिशन के तहत शहरों को और बेटर बनाने में। ठीक है, अभी हमारे सामने 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द कोर्स एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस इन अप्लाइंग थ्योरेटिकल नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। बिल्कुल सही है। कोर्स ने एम्फसाइज किया किस बात की इंपॉर्टेंस पे, कि भाई जो आप सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करिए एप्लीकेशन मेथड में, और थ्योरेटिकल नॉलेज को आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करके या अप्लाई करके दिखाइए। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही यूज डीप प्रैक्टिस टू कम अप विद द स्ट्रेटजी फॉर द प्रोजेक्ट बट वॉज अनेबल टू इम्प्लीमेंट इट इन रियलिटी। She used deep practice to come up with a strategy for the project. चलिए इसको आगे देखते हैं। In medical training, practice is essential for developing the skills needed to treat patients in emergency situations. बिल्कुल सही है। मेडिकल प्रोफेशन में ट्रेनिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट्स को हैंडल करना है, ट्रीट करना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स डेवलप करें। The teacher explained the importance of combining theory with practice to achieve effective results. ये बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी पड़ती है अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स अचीव करने हो तो। अब हम सेकंड सेंटेंस पे वापस आ जाते हैं। He used deep practice to come up with a strategy. ये मुझे यहीं पे अजीब लग रहा था for the project। यहाँ पे ये कुछ मतलब बात बन नहीं रही है। He used deep practice. Practice के कॉन्टेक्स्ट में deep का कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा। टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी, और फिर स्ट्रेटजी की बात हो रही है। स्ट्रेटजी बेसिकली आपके दिमाग में बन रही होती है ना, तो वहाँ पे प्रैक्टिस का कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा समझ में, सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। चलिए सिनोनिम्स वाले पार्ट पे आते हैं। सिनोनिम्स क्या है? प्रैक्टिस, प्रोसीजर, एप्लीकेशन, मेथड, ये भी हो सकता है। एंटोनिम, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, आइडिया। जी, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। एंड दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है? अब पता ही है आपको क्या करना है। होमवर्क के तौर पे हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड पे बनाना है अपना खुद का एक सेंटेंस, और जो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन बने आपका पूरा, उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में।
मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सच में इन वर्ड्स को डेप्थ में जाके अपने दिमाग में बैठाना है सही कॉन्टेक्स्ट में, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज़ कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप जुड़े। मुझे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें इस यूज़र नेम पे और मैं शेयर करूँगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और लिंक के थ्रू आइए और ज्वाइन करिए ग्रुप, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, स्मार्ट रीड लेक्चर नंबर 74 देखने के बाद आपको जाना है अपने डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 74। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस एक्सरसाइज में और आपका आरसी लेवल क्या रहा। हमेशा की तरह दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।